चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में। सर डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट डब्ल्यूएचओ ने 2008 को दिया था। रीजन ये था कि जब सर्जरी किया जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ एडवर्स इवेंट होता है, या फिर मान के चलो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है ड्यूरिंग या फिर आफ्टर सर्जरी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, मोर्टालिटी रेट को कम करने के लिए 2008 को डब्ल्यूएचओ ने सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बनाया था। अगर ये चेकलिस्ट को हम यूज करते हैं बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जिकल प्रोसीड्यूर, तो फिर मोर्टालिटी रेट जो है, कॉम्प्लिकेशन जो है रिलेटेड टू सर्जरी, मतलब बहुत हद तक कम हो जाएगा। सो दिस वाज द एम ऑफ द डब्ल्यूएचओ, टू डिक्रीज एडवर्स इवेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू सर्जरी, एंड ये 2008 को डब्ल्यूएचओ ने दिया था। जब ये चेकलिस्ट को डब्ल्यूएचओ ने दिया तो बोला गया था कि 3 डिफरेंट चेक पॉइंट पर हमें इसको यूज करना है। तो कहां कहां पर हम इसको यूज करेंगे? नंबर 1 इज गिविंग बिफोर गिविंग एनेस्थेसिया। जब हम एनेस्थेसिया देते हैं उससे पहले वाला पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट चेक पॉइंट। ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट चेक पॉइंट को बोलते हैं हम लोग साइन इन। साइन इन, तो साइन इन मतलब आता है जो कि एनेस्थेसिया देने से पहले हमें पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन वगैरह चेक करना होता है, दैट इज कॉल्ड साइन इन पॉइंट। ठीक है। स्किन इंसिजन करने से पहले ओटी में, ठीक है ना, एनेस्थेसिया, अभी साइन इन पॉइंट आ गया, एनेस्थेसिया दे दिए। एनेस्थेसिया देने के बाद आता है सेकंड चेक पॉइंट, जहां पर स्किन इंसिजन करने से पहले पेशेंट ओटी टेबल पर है। तो यहां पर जो सेकंड चेक पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड टाइम आउट। ठीक है। और टाइम आउट के बाद जो थर्ड चेक पॉइंट होता है, जो कि चेकलिस्ट को हम यूज करते हैं, वो थर्ड चेक पॉइंट आता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीड्यूर। ओटी में खत्म हुआ सर्जिकल प्रोसीड्यूर, ओटी से अभी जाने वाला है पेशेंट, बिफोर लिविंग द ओटी रूम, अभी जो थर्ड चेक पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड साइन आउट। तो ये चेक पॉइंट पे पेशेंट को तीसरे बार हमें चेक करना होता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो एज पर द डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट 3 चेक पॉइंट्स होते हैं, साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। यहाँ पर एक चीज याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई कलम नहीं है रिलेटेड टू टाइम इन। टाइम इन करके कोई यहाँ पर चेक पॉइंट नहीं होता है। तो पहले समझते हैं साइन इन मतलब क्या। साइन इन मतलब बिफोर इंडक्शन ऑफ द एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया देने से पहले जो हम चेक करते हैं पेशेंट का, दैट इज कॉल्ड साइन इन पॉइंट। सेकेंड मतलब पॉइंट जो आता है दैट इज कॉल्ड टाइम आउट, दैट इज बिफोर गिविंग द स्किन इंसिजन। स्किन इंसिजन पेशेंट ओटी टेबल पर है, स्किन इंसिजन पहले हमें जो फॉलो करना होता है चेकलिस्ट, दैट इज कॉल्ड टाइम आउट। एंड नेक्स्ट आता है बिफोर पेशेंट लीव्स द ऑपरेटिंग रूम। ऑपरेटिंग रूम को छोड़ने से पहले हमें फिर तीसरा चेक पॉइंट को फॉलो करना होता है, दैट इज कॉल्ड साइन आउट। यहां पर कोई टाइम इन करके कलम है नहीं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अभी बात करते हैं साइन इन चेक पॉइंट पर हमें क्या क्या करना होता है, टाइम आउट पॉइंट पर क्या क्या करना होता है, एंड साइन आउट पॉइंट पर क्या क्या करना होता है। तो साइन इन में क्या करेंगे, बेसिकली हम चेक करते हैं पेशेंट को कंफर्म करना पड़ेगा पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, देन साइट, कौन सा साइट पे सर्जरी किया जाएगा, प्रोसीड्यूर एंड कंसेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट आइडेंटिफिकेशन कब किया जाता है, साइट कब मतलब मार्क किया जाता है, तो आंसर होगा साइन इन पॉइंट पर। साइट मार्क किया जाता है साइन इन पॉइंट पर। एनेस्थेसिया सेफ्टी चेकलिस्ट कंप्लीटेड हुआ या नहीं, ये भी हम साइन इन पॉइंट पर चेक करेंगे। तो क्या क्या चेक करते हैं, एक है पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, साइट, प्रोसीड्यूर, कंसेंट हुआ है या नहीं, ये हम साइन इन पॉइंट पर देखेंगे। साइट मार्क हुआ है या नहीं, ये भी साइन इन पॉइंट पर, जस्ट बिफोर गिविंग एनेस्थेसिया। ठीक है ना। एनेस्थेसिया सेफ्टी चेक, जिसको हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप। हो सकता है कोई एनेस्थेसिया को एलर्जी हो, तो वो एलर्जी ना हो इसलिए पहले एनेस्थेसिया का सेफ्टी चेक किया जाता है, तो वो भी हम साइन इन पॉइंट पर करते हैं, मतलब बिफोर गिविंग एनेस्थेसिया। पल्स ऑक्सीमीटर लगा गया है नहीं पेशेंट को, एंड ये काम कर रहा है या नहीं, ये भी साइन इन पॉइंट पर चेक किया जाएगा। डज द पेशेंट हैव ए नॉन एलर्जी, कोई पेशेंट को मतलब कोई एलर्जिक रिएक्शन है या नहीं, अगर नहीं है तो ठीक है, ठीक है ना, या फिर येस है तो येस लगाएंगे, और ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कौन सा टाइप का एलर्जी है। नेक्स्ट जो आइटम आता है साइन इन पॉइंट पर वो है कोई डिफिकल्ट एयरवे
या फिर एस्पिरेशन रिस्क है क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो अगर है तो ठीक है, या फिर यस भी हो सकता है। अगर यस कोई एस्पिरेशन रिस्क या फिर एयरवे कॉम्प्लिकेशन है तो फिर क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल है क्या, असिस्टेंस अवेलेबल है क्या, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम जो साइन इन के अंदर आता है वो देखना है कि रिस्क ऑफ ब्लड लॉस। तो एक चीज यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कितना ब्लड लॉस होने के बाद हम बोलेंगे कि ये हाई रिस्क ऑपरेशन है। तो अडल्ट वाला केस में अगर मोर देन 500 ml ब्लड लॉस होता है, मोर देन 500 ml ब्लड लॉस होगा, तो बोलेंगे ये हाई रिस्क ऑपरेशन है एज पर WHO गाइडलाइन। अगर ये बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो चाइल्ड वाला केस में क्या आता है, 7 ml पर केजी से अगर ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, मान के चलते हैं 7 ml पर केजी मतलब मान के चलते हैं कोई बच्चा है, चाइल्ड का वेट कितना है, वेट मान के चलते हैं कि 10 kg है, ठीक है ना। तो 7 kg पर 7 ml पर केजी मतलब कितना हुआ, 7 ml इंटू 10 kg बच्चे का वेट है, तो टोटल 70 ml से कम ब्लड अगर लॉस होता है तो फाइन। अगर मोर देन 70 ml ब्लड लॉस हुआ इस बच्चे में जिसका 10 kg वेट है, तो फिर हम मान के चलेंगे कि ये एक हाई रिस्क ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा कि नो, अगर नो मतलब क्या, जैसे कि रिस्क ऑफ ब्लड लॉस ज्यादा है क्या, अगर नो है तो ठीक है। रिस्क ऑफ ब्लड लॉस एडल्ट केस में मोर देन 500 ml या फिर चिल्ड्रन वाला केस में मोर देन 7 ml पर केजी बॉडी वेट। अगर ये से ब्लड लॉस अगर ज्यादा होने वाला है, अगर एंटीसिपेट कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि देयर इज रिस्क ऑफ मोर देन 500 ml ब्लड लॉस इन एडल्ट या फिर मोर देन 7 ml पर केजी ब्लड लॉस इन चिल्ड्रन, देन हमारे पास एडिक्वेट आईवी एक्सेस होना चाहिए, फ्लूइड भी प्लान करना चाहिए कि कौन सा फ्लूइड देना होगा। सो दिस आर रिगार्डिंग द साइन इन पॉइंट। अभी दूसरा जो चेक पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड टाइम आउट चेक पॉइंट। टाइम आउट चेक पॉइंट पर क्या क्या हम चेक करना चाहिए, is confirm all the team members have introduced themselves by the name and the role। हमारा जो टीम मेंबर्स होते हैं, एक है एनेस्थेसिस्ट, सर्जन होता है एंड नर्सिंग ऑफिसर का टीम होता है। ये टीम मेंबर एक दूसरे को जानना जरूरी है, साथ में इनका क्या क्या रोल्स होगा ईच इंडिविजुअल मेंबर्स का, टीम मेंबर्स का, वो भी उनको क्लियर कट बताना चाहिए। तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, अगर कम्युनिकेशन गैप होता है इनके बीच में, वो चाहे नर्सिंग ऑफिसर, एनेस्थेसिस्ट या फिर सर्जन, ये तीनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन गैप होता है तो ये एक बड़ा रिस्क है एक रॉन्ग साइट में सर्जरी होने का। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रॉन्ग साइड सर्जरी, द आंसर विल बी बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। तो इसलिए हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हर एक मेंबर एक दूसरे को जानते हैं और इनका रोल को भी अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। द सेकेंड आइटम आता है सर्जन, एनेस्थेसिया प्रोफेशनल एंड नर्सिंग ऑफिसर जो है वो वर्बली कंफर्म करेंगे, क्या कंफर्म करेंगे, पेशेंट को कंफर्म करेंगे, साइट एंड प्रोसीड्योर। तो ये तीनों अलग अलग करके अलग अलग पेशेंट, साइट एंड प्रोसीड्योर को चेक करेंगे। जैसे कि सर्जन पेशेंट, साइट एंड प्रोसीड्योर को चेक करके गए, फिर एनेस्थेटिक प्रोफेशनल जो होते हैं वो पेशेंट, साइट एंड प्रोसीड्योर को चेक करेंगे, एंड नर्सिंग ऑफिसर जो है वो पेशेंट, साइट एंड प्रोसीड्योर चेक करेंगे, एंड दिस इज वर्बली होना चाहिए। तो ये करने से क्या होगा, द विल बी डिक्रीज रिस्क ऑफ रॉन्ग साइट सर्जरी। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीसिपेटेड क्रिटिकल इवेंट। हो सकता है पॉसिबली कि ड्यूरिंग सर्जरी कोई क्रिटिकल या एडवर्स रिएक्शंस हो या एडवर्स इवेंट हो जो हमें नहीं पता, तो पहले हमें एंटीसिपेट करना पड़ेगा। तो तीनों को एंटीसिपेट करना पड़ेगा, सर्जन को एंटीसिपेट करना पड़ेगा कि सर्जरी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि ऑपरेटिव ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा हो, या फिर अनएक्सपेक्टेड स्टेप्स अगर कोई कर लिए, या मतलब कोई क्रिटिकल या अनएक्सपेक्टेड स्टेप्स कर लिए, या फिर मान लो ऑपरेटिव ड्यूरेशन इसका लंबा हो जाता है, या ब्लडलेस अगर ज्यादा होने वाला है, तो ये एंटीसिपेट करना पड़ेगा सर्जन को बिफोर द सर्जरी, दैट इज कॉल्ड बिफोर गिविंग द इंसिजन। टाइम आउट पॉइंट है मतलब बिफोर इंसिजन हमें ये सारे डिसाइड करना होगा। क्या ये डिसाइड किया गया है या नहीं किया गया है, अगर किया गया है तो चेक करके आगे बढ़ेंगे। तो एनेस्थेटिक टीम ये भी चेक करना चाहिए कि कोई एनेस्थेसिया रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या, एडवर्स इवेंट या फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्या। सो ये हम अगर चेक किया गया है तो टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर नर्सिंग टीम भी रिव्यू करना चाहिए कि स्टीराइल एनवायरनमेंट मेंटेन किया गया है या नहीं, क्या सारे जो इक्विपमेंट
मतलब लिया गया है सर्जरी के लिए, वो सारे इक्विपमेंट ठीक है या फिर कोई इश्यूज है क्या, एनी अदर कंसर्न रिलेटेड टू नर्सिंग है क्या, अगर वो सारे चेक किया गया है तो फिर हम यहाँ पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आइटम जो आता है टाइम आउट पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो पूछने वाला है वो है एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, कि कब एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देना चाहिए अगर कोई पेशेंट का सर्जरी होना है। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा बिफोर 60 मिनट्स ऑफ द सर्जरी, या फिर मान के चलेंगे अगर मान लो कोई किसी का 12 नून पर सर्जरी है तो हमें बिल्कुल 11 AM से लेके 12 के बीच में हमें क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दे देना चाहिए। तो यहाँ पर ये मान के चलेंगे बिफोर 1 आवर, बिफोर 1 आवर ऑफ सर्जरी हमें क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दे देना चाहिए। अगर दिया गया है तो यस है तो टिक लगाएंगे, अगर नहीं दिया गया तो फिर नॉट एप्लीकेबल, या फिर अगर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर यहाँ पे टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसेंशियल इमेज डिस्प्ले। क्या जो ओटी रूम के अंदर जो इसेंशियल इमेजिंग मतलब इमेजेस होते हैं, मान के चलेंगे कि अगर मान लो एक्सरे का या फिर सिटी स्कैन का या फिर एमआरआई का कोई इमेज अगर है जो कि इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग सर्जरी देखना चाहिए, तो फिर वो हमें चेक कर लेना चाहिए, मतलब लगा देना चाहिए ओटी के अंदर कि ये डिस्प्ले हो जाना चाहिए, सो दैट ड्यूरिंग ऑपरेशन हमें ये हेल्प मिलेगा ये इमेज देखकर। तो ये इमेज डिस्प्ले किया गया है या नहीं, अगर किया गया है तो यस लगाएंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक लगा के फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द आइटम्स इन टाइम आउट पॉइंट। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा बिफोर गिविंग द इंसिजन। साइन आउट पॉइंट वो है जहां पर बेसिकली पेशेंट का ऑपरेशन जो है वो प्रोसीड्यूर खत्म हो गया है और नेक्स्ट जो है वो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर को छोड़ने वाला है। अभी ओटी रूम छोड़ने से पहले हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, नर्स वर्बली कंफर्म्स विद द टीम, टीम के साथ जो वर्बली नर्सिंग ऑफिसर जो है वो डिस्कशन कर रहा है, क्या डिस्कशन करना है, द नेम ऑफ द प्रोसीड्यूर रिकॉर्डेड, तो क्या रिकॉर्डिंग किया गया है नेम ऑफ द प्रोसीड्यूर, वो डिस्कशन करना चाहिए। कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट स्पॉन्ज हो गया, नीडल काउंट हुआ या नहीं, वो सारे मतलब हमें नर्सिंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा या फिर नर्सिंग ऑफिसर को चेक करना पड़ेगा। तो साइन आउट पॉइंट पर ये हमें बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है, स्पॉन्ज है, गज पीसेस का नंबर हो गया, नीडल काउंट, ये सारे हमें करना चाहिए एज नर्सिंग ऑफिसर। हाउ द स्पेसिमेन इज लेबल्ड, मतलब अगर मान लो कोई बायोप्सी लिया गया, टिश्यू अगर लिया गया है तो वो टिश्यू को, स्पेसिमेन को हमें जो भी मतलब रखेंगे मतलब बोतल में, या फिर जो स्पेसिमेन बोतल में रखेंगे वहां पर लेबलिंग ठीक से किया गया है नहीं, पेशेंट का नाम वगैरह और बाकी डिटेल्स। वेदर देर आर एनी इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस्ड, अभी सर्जरी के बाद ये भी एड्रेस करना पड़ेगा कि सर्जरी के दौरान कोई इक्विपमेंट का प्रॉब्लम हुआ था या फिर और कोई प्रॉब्लम हुआ था क्या, वो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सर्जन, एनेस्थेसिया प्रोफेशनल एंड नर्सिंग ऑफिसर रिव्यू द की कंसर्न फॉर रिकवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, ये आता है नेक्स्ट पॉइंट साइन आउट का, जो कि बेसिकली हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे हम बात किए थे टाइम आउट पॉइंट पर, यहाँ पर जो एंटिसिपेट क्रिटिकल इवेंट्स, मतलब यहाँ पर हम एंटिसिपेट करते हैं कि सर्जरी के दौरान क्या क्या क्रिटिकल इवेंट्स हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो टाइम आउट पॉइंट पर देखेंगे। वैसे यहाँ पर साइन आउट पॉइंट पर ये देखना पड़ेगा कि जब पेशेंट, ये तो सर्जरी खत्म हो गया, साइन आउट पॉइंट वो होता है जहां पर सर्जरी खत्म हो गया, पेशेंट अभी ओटी रूम छोड़ने वाला है, तो वो पॉइंट पर हमें ये देखना पड़ेगा कि रिकवरी पेशेंट का कैसे होगा, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या, वो तीन मेंबर्स, टीम मेंबर्स जैसे सर्जन हो गया, एनेस्थेटिक प्रोफेशनल एंड नर्सिंग ऑफिसर, तीनों रिव्यू करेंगे अपना अपना एरिया के हिसाब से। सर्जन, एनेस्थेटिक टीम एंड नर्सिंग टीम वो देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी, आई मीन रिकवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। अभी एक्स्ट्रा पॉइंट हमें यहाँ पर क्या याद रखना पड़ेगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा माइलेज, जो कि हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ हमें हेल्प करेगा आगे बहुत सारा एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। इंपॉर्टेंट नंबर 1 एक्स्ट्रा पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रॉन्ग साइड सर्जरी। एग्जाम में ये पूछ लेगा कि रॉन्ग साइड सर्जरी होने का जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज है वो क्या है, आंसर इज कम्युनिकेशन एरर। ठीक है, ऑप्शन आई मीन द नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट रॉन्ग साइड सर्जरी, रॉन्ग साइड पे सर्जरी ना हो
वो प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट मेथड क्या होता है? आंसर इज सर्जन, नर्सिंग ऑफिसर एंड एनेस्थेटिक टीम जो है वो एग्जामिन करेंगे ईच अदर एज वेल एज द पेशेंट को सेपरेटली। तो जैसे मैंने बताया था, सर्जन, एनेस्थेटिक टीम मेंबर एंड द नर्सिंग ऑफिसर सेपरेटली सर्जरी एंड आई मीन द पेशेंट को चेक करते हैं सो दैट ये रॉन्ग साइड पे सर्जरी ना हो। देयर इज नो कलम नोन एज टाइम इन। हमने पढ़े थे 3 यहाँ पर चेक पॉइंट होता है। एक चेक पॉइंट होता है साइन इन वाला, द सेकंड चेक पॉइंट इज योर that is called time out point and the third check point is sign out point। ठीक है ना? तो ये तीनों के अलावा और कोई कलम नहीं होता है। तो टाइम इन का कोई कलम नहीं होगा, साइन इन का साइन आउट का होता है, टाइम आउट होता है, पर टाइम इन का कोई कलम नहीं है। अभी बात करते हैं कंसेंट के रिगार्डिंग। तो कंसेंट में क्या क्या होना चाहिए? कंसेंट मस्ट इंक्लूड एक है आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का आइडेंटिटी कंसेंट के अंदर होना चाहिए, नेम ऑफ द सर्जरी होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ द सर्जरी, अल्टरनेटिव प्रोसीड्योर क्या होने चाहिए, नेम ऑफ द सर्जन एंड कंसेंट को साइन करना चाहिए तीनों। क्या कौन कौन साइन करेंगे कंसेंट फॉर्म के ऊपर? एक पेशेंट, दूसरा विटनेस एंड थर्ड है सर्जन। तो तीनों कंसेंट फॉर्म के ऊपर साइन करना चाहिए। अभी चलते हैं कुछ एमसीक्यूज, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो कि डब्ल्यूएचओ ने दिया था। हाँ, तो डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो दिया था इसके अंदर हमने जो पढ़े हैं, ये एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितना आइटम्स इसके अंदर है। तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो डब्ल्यूएचओ का होता है, इसके अंदर 19 आइटम्स होता है। याद रखेंगे 19 आइटम्स आर देयर, मतलब मिला के जो साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट पॉइंट पर तीनों का अगर मिला लें तो इसके अंदर 19 आइटम्स होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट डब्ल्यूएचओ का जो है इसके अंदर कितना आइटम्स है। तो आंसर क्या होगा? 19 आइटम्स। अभी नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग द एमसीक्यूज। द एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू है द 3 पार्ट्स ऑफ द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का 3 पार्ट क्या क्या होता है? ऑप्शन ए साइन ऑन, टाइम ऑन एंड द साइन आउट, लॉग इन, ऑप्शन बी लॉग इन, टाइम ऑन एंड एग्जिट, ऑप्शन सी साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट, देन ऑप्शन डी लॉग इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? मैंने बोला 3 चेक पॉइंट्स होता है। क्या क्या चेक पॉइंट्स है? एक है साइन इन वाला चेक पॉइंट होता है, नंबर 1, नंबर 2 द टाइम आउट वाला चेक पॉइंट होता है, द थर्ड चेक पॉइंट इज योर साइन आउट। ठीक है, तो ये तीनों चेक पॉइंट्स होते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी में क्या है? साइन इन है, टाइम आउट है एंड साइन आउट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू है ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट डू द टीम कंफर्म द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन कौन सा चेक पॉइंट पर किया जाता है? ऑप्शन ए टाइम आउट चेक पॉइंट पर, ऑप्शन बी साइन इन चेक पॉइंट, ऑप्शन सी साइन आउट चेक पॉइंट एंड ऑप्शन डी लॉग इन चेक पॉइंट। तो आंसर क्या होगा? हमें पता है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन पहले ही करना चाहिए, दैट इज साइन इन चेक पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है at which part of the surgical safety checklist do the team discuss their concerns and any potential critical events। यहाँ पे पोटेंशियल क्रिटिकल इवेंट्स को एंटिसिपेट करना कि ड्यूरिंग सर्जरी क्या क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस या क्रिटिकल इवेंट्स हो सकता है, दैट इज गोइंग टू हैपन इन विच चेक पॉइंट? दैट इज इन टाइम आउट चेक पॉइंट। ठीक है ना, साइन इन पर आइडेंटिफिकेशन होता है, टाइम आउट चेक पॉइंट पर हम ये देखते हैं कि क्या क्या क्रिटिकल इवेंट्स हो सकता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। As per the WHO surgical safety checklist, antibiotic prophylactic should be given within what time frame and when applicable। जब applicable होता है एंटीबायोटिक को देने के लिए तो कौन सा चेक पॉइंट पर बेसिकली हम कब हम एंटीबायोटिक को देते हैं as prophylaxis? ऑप्शन ए विद इन 24 आवर बिफोर सर्जरी, बी विद इन 12 आवर बिफोर सर्जरी, ऑप्शन सी विद इन 4 आवर्स बिफोर सर्जरी, ऑप्शन डी विद इन 1 आवर बिफोर सर्जरी। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि जब हम सर्जरी करते हैं तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस अगर एप्लीकेबल है तो विद इन 1 आवर या 60 मिनट्स बिफोर सर्जरी हमें दे देना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर अ पेशेंट विल बी अंडरगोइंग अ सर्जरी, मार्किंग ऑफ द सर्जिकल और इन्वासिव साइट शुड बी डन बाय whom। अगर कोई पेशेंट का सर्जरी किया जाना है, अभी वो सर्जिकल साइट को कौन मार्क करेगा? ऑप्शन ए अटेंडिंग द नर्स ऑफ द पेशेंट,
जो नर्सिंग ऑफिसर है जो अटेंड करता है पेशेंट को वो। ऑप्शन बी पर्सन हु विल बी परफॉर्मिंग द सर्जरी, पर्सन जो कि या फिर मान ले सर्जन जो सर्जरी करने वाले हैं। इंचार्ज ऑफ द ऑपरेशन थिएटर एंड पर्सन विल बी एडमिनिस्ट्रिंग एनेस्थेसिया, जो पर्सन एनेस्थेसिया मतलब देंगे तो वो साइट को मतलब आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पर्सन विल बी परफॉर्मिंग द सर्जरी, और सर्जन आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा साइट पर सर्जरी किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल चेकलिस्ट, सर्जिकल चेकलिस्ट में कौन सा यहाँ पर नहीं होता है? ऑप्शन ए वेरीफाई द पेशेंट नेम एंड द प्रोसीड्योर टू बी डन, जो प्रोसीड्योर करना है पेशेंट का नेम, ये सारे चेकलिस्ट में होता है या नहीं होता? नॉट इंक्लूडेड मतलब कौन सा इंक्लूड नहीं होता है चेकलिस्ट में? ये तो होता है डेफिनेटली, एलर्जिक चेक किया जाता है, मेडिकेशन चेक, ये ऑप्शन सी भी करेक्ट है। पर ऑप्शन डी जो काउंसलिंग होता है ना वो सर्जरी से पहले ही किया जाता है। सर्जरी करने से मतलब सर्जरी जो प्लान किया जाता है वो पेशेंट के साथ डिस्कशन पहले ही हो जाता है, तो चेकलिस्ट के अंदर वो नहीं आता है। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे, काउंसलिंग, जो कि सर्जरी का चेकलिस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इन फॉलोइंग एक्शन इज नॉट इंक्लूडेड, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर यहाँ पर कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन ए चेक करेक्ट पेशेंट, बी करेक्ट सर्जिकल साइट, सी चेक ब्लड शुगर फॉर ऑल पेशेंट, डी इनटेक आउटपुट फॉर 24 आवर। इनमें से कौन सा सर्जिकल चेकलिस्ट के अंदर नहीं आता है? चेक करेक्ट पेशेंट ये करना चाहिए, करेक्ट सर्जिकल साइट ये भी होता है, एंड इनटेक आउटपुट ये इंपॉर्टेंट है, पर ब्लड शुगर चेक करना हर एक पेशेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द चेकलिस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है सर्जन इज गोइंग टू गिव अ स्किन इंसिजन ऑन अ पेशेंट, ठीक है ना, कोई सर्जन है जो स्किन इंसिजन करने वाला है पेशेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी डन, इनमें से कौन सा हम करेंगे? मतलब कौन सा चेक पॉइंट पर हम ये स्किन इंसिजन करने से पहले हम करेंगे कौन सा चेक? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि स्किन इंसिजन करने से पहले कौन सा हम यहाँ पर करेंगे चेक पॉइंट को? साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट एंड टाइम इन। तो हमें पता है बिफोर एनेस्थेसिया किया जाता है क्या? साइन इन, दिस इज बिफोर एनेस्थेसिया, बिफोर गिविंग या बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया देने से पहले हम ये साइन इन वाला चेक पॉइंट को फॉलो करते हैं। टाइम आउट चेक पॉइंट वो होता है विच इज बिफोर गिविंग इंसिजन, ठीक है ना, बिफोर इंसिजन, एंड दैट इज इन ओटी रूम। साइन आउट वो होता है जहां पर पेशेंट का ऑपरेशन या प्रोसीड्योर जो है वो खत्म हो गया और पेशेंट अभी ओटी को छोड़ने वाला है। बिफोर लिविंग ओटी, बिफोर लिविंग द ओटी रूम, तो ये आता है साइन आउट चेक पॉइंट। टाइम इन वाला कोई पॉइंट ही नहीं होता या कोई कलम नहीं होता है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, टाइम आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट क्लास का ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास बिल्कुल वो क्लास को लेके आ जाऊंगा। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।